हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं कि डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल या डॉक्ट्राइन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी, इसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के चैप्टर 4 एंड सेक्शन 56 में बताया गया है। इसके बाद हम लोग इसके ओरिजिन पे आते हैं, डेवलपमेंट पे, मतलब ओरिजिन के और मीनिंग के बारे में देखते हैं। तो डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन की ओरिजिन तो रोमन लॉ से हुआ है, मतलब कि बेसिकली ये रोमन लॉ का प्रिंसिपल है। और रोमन लॉ से ये प्रिंसिपल आया था इंग्लिश या कॉमन लॉ में, और इंग्लिश या कॉमन लॉ से ये प्रिंसिपल आया था इंडियन लॉ में। तो इंडियन लॉ में जो डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन का प्रिंसिपल है, डॉक्ट्राइन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी का प्रिंसिपल है, ये इंग्लिश लॉ से लिया गया है, ना कि रोमन लॉ से। मतलब रोमन लॉ में था, रोमन लॉ से इंग्लैंड में आया, इंग्लैंड में इंडिया में आया। ठीक है, ये सीरीज है, इन्हें आप ध्यान में रखोगे। इसके बाद यहाँ पे आप सब देख सकते हो कि मीनिंग मतलब होता क्या है, इसकी मीनिंग के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा है, वेयर द पार्टीज वेयर डिस्चार्ज बिकॉज द थिंग हैज बीन डिस्ट्रॉयड। मतलब कि इन सब चीज़ों को पढ़ने से पहले मैं अपने तरीके से आप सबको थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे कि मान लो कि दो पार्टी हैं, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया। तो कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद अगर उस चीज़ को परफॉर्म करना किसी भी रीजन की वजह से, लीगल रीजन होना चाहिए, किसी भी लीगल रीजन की वजह से परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो जाता है, तो हम बोलते हैं कि पार्टी अपनी लाइबिलिटीज डिस्चार्ज हो गए, और इसी प्रिंसिपल को इम्पॉसिबिलिटी बोल देते हैं। तो अगर पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद परफॉर्म करने में इनकैपेबल हो जाती है, तब तो ये इम्पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोला जाएगा। और अगर पार्टी एग्रीमेंट जब की थी, तो एग्रीमेंट करते टाइम ही मतलब उसे परफॉर्म करना इम्पॉसिबल था, तो उसे इम्पॉसिबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट बोला जाएगा। तो मतलब कि एग्रीमेंट को अगर परफॉर्म करते टाइम इम्पॉसिबल हो गया तो इम्पॉसिबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट, एंड कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद अगर परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो गया तो इम्पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। तो उन्हीं सब चीज़ों को मैंने यहाँ पे सब कुछ मेंशन करके रखा है, तो मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया, बाकी एक एक चीज़ें यहाँ पे आप सबको देखने को मिल जाएंगी। अब मीनिंग पे आते हैं। तो मीनिंग देखो क्या क्या रहा है कि वेयर द पार्टीज वर डिस्चार्ज बिकॉज द थिंग हैज बीन डिस्ट्रॉयड। मतलब कि थिंग का यहाँ पे मतलब है कि जिस सब्जेक्ट मैटर पे पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो सब्जेक्ट मैटर या वो थिंग डिस्ट्रॉय हो गई। तो अगर वो थिंग अगर डिस्ट्रॉय हो गई, तो पार्टी अपनी अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो इसे आप ध्यान में रखना। जैसे कि यहाँ पे थिंग वर्ड है, अ, इसे मैं मार्क कर दे रहा हूँ। तो अगर वो थिंग डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो पार्टी अपनी अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाते हैं। और इसलिए डिस्चार्ज हो जाते हैं क्योंकि उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं रह जाता। और इसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा है, इट इज वे ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम परफॉर्मेंस। मतलब कि इम्पॉसिबिलिटी जो प्रिंसिपल है, इसके थ्रू पार्टी अपनी अपनी लाइबिलिटी डिस्चार्ज होते हैं। तो डिस्चार्ज होने के और सारे प्रिंसिपल्स हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने लिख के रखा है कि एक तरीके मतलब एक तरीके से इम्पॉसिबिलिटी एक तरीका है जिसके थ्रू पार्टी अपनी अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाते हैं। और इससे एक मैगजीम के नेम से भी जाना जाता है। तो ये रही मैगजीम, काफी इंपॉर्टेंट मैगजीम है। तो मैगजीम है लेस नॉन कॉजिट एंड इम्पॉसिबिलिटी। इसका मतलब हो गया, विच मीन्स अ मैन डज नॉट कंपल द लॉ विच ही पॉसिबली नॉट परफॉर्मेंस। मतलब कि लॉ किसी पर्सन को उस चीज को करने के लिए कंपल नहीं कर सकता जिसे परफॉर्म करना इम्पॉसिबल है। मतलब फिर से समझ लो, मतलब लॉ मतलब कानून किसी पर्सन को ऐसा वर्क करने के लिए कंपल नहीं कर सकता जिसे करना इम्पॉसिबल है। बहुत से ऐसे इम्पॉसिबल एक्ट है, तो उस इम्पॉसिबल एक्ट को करने के लिए लॉ हमें कंपल नहीं कर सकता। तो ये भी मैक्सिम आप जरूर लिखोगे, मैक्सिम बहुत बार जुडिशरी क्लैट के एग्जाम में आ चुका है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है आपका, इम्पॉसिबिलिटी टू टाइप, मतलब कि दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, एक होता है सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। तो इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी तो बता दिया गया है सेक्शन 56 के पैरा फर्स्ट में, एंड सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी बता दिया गया है सेक्शन 56 के पैरा सेकंड में। पहले इनिशियल पॉसिबिलिटी को समझते हैं। तो इनिशियल पॉसिबिलिटी मतलब जब आप एग्रीमेंट कर रहे थे, तभी उस चीज को परफॉर्म करना इम्पॉसिबल था, तो ये हो गया इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी। एंड सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी मतलब कि आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, मतलब एग्रीमेंट हुआ, ऐसा एग्रीमेंट इन्फोर्सबल बाय लॉ था, तब वो जाके कॉन्ट्रैक्ट बना, और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद
कुछ दिन बाद उसे परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो गया। तो ये हो गया हमारा सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। तो आप पैरा कौन से पैरा में बताया गया इनिशियल एंड सब्सिक्वेंट जरूर मेंशन करोगे। यही मार्क्स गेनिंग पॉइंट्स होते हैं, मतलब इन्हीं से आप मार्क्स पाते हो, क्योंकि जर्नल तो इम्पॉसिबिलिटी पे सब लिख देंगे, लेकिन प्रॉपर केस लॉ, प्रॉपर हेडिंग एंड कौन से पैरा में क्या क्या बताया गया, अगर ऐसे आप लिखोगे तो आपको आपके मार्क्स कट ही नहीं सकते, ऐसे आप समझ लो। तो यहाँ पे इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी का एक एग्जांपल है, मैं दिखाता हूँ, पढ़ के सुनाता हूँ आप सबको। एग्री विद वी डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक, मतलब कि ए ने बी से एक तरीके का एग्रीमेंट किया, मतलब कि खजाना, सोने का खजाना वो जादू के थ्रू दिखाएगा, ऐसा कुछ करेगा। तो सोने का खजाना ये सब दिखाना जादू के थ्रू इम्पॉसिबल है, मतलब जब आपने एग्रीमेंट किया तभी ये इम्पॉसिबल था। तो इसीलिए यहाँ पे आप ध्यान से देखो, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ कि यहाँ पे देखो एग्रीमेंट वाइड हुआ है। अ, यहाँ पे लिखा है ना, द एग्रीमेंट इज वाइड। क्यों? क्योंकि जब एग्रीमेंट हो रहा था तो उसी टाइम इसे परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो गया था। नेक्स्ट है सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। तो सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी क्या होता है कि मतलब कि आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन बाद में, मतलब थोड़े दिन बाद उस चीज को परफॉर्म करना, मतलब परफॉर्म बिकम इम्पॉसिबल और अनलॉफुल, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट करने के कुछ दिन बाद उसे परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो गया, या मतलब उसका परफॉर्मेंस अनलॉफुल हो गया, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा। ये वाइड आप ध्यान से देखो, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा। तो एक जगह इनिशियल में एग्रीमेंट वाइड होता है एंड सब्सिक्वेंट वाले में कॉन्ट्रैक्ट वाइड होता है, इसे भी आप ध्यान से देखोगे और पढ़ोगे भी अच्छे से। इसके बाद इसका एक एग्जांपल है, मैं आप सबको पढ़ के सुना देता हूँ। तो यहाँ पे है कि ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी ईच अदर, मतलब ए और बी एक लड़के लड़की हैं, इन्होंने एक दूसरे से मैरिज करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया। बिफोर द फिक्स टाइम ऑफ मैरिज ये गोज मैड, मतलब कि मैरिज की डेट तो नहीं फिक्स हुई, लेकिन कुछ दिन बाद जो ए है वो पागल हो गई। तो आप सब जानते हो कि कोई भी अनसाउंड पर्सन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, मतलब कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे मतलब बाद में तो अनसाउंड पर्सन ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, लेकिन बाद में उसे परफॉर्म नहीं कर सकता, इसलिए ऐसा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे लिखा है कॉन्ट्रैक्ट वाइड हुआ है। क्यों? क्योंकि जब उसने मैरिज के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया तब वो सही थी, लेकिन डेट वाले दिन, मतलब जब उसे मैरिज करनी थी तो उस टाइम वो पागल हो गई। तो पागल पर्सन के साथ मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं इन्फोर्सबल करा सकते, या कॉन्ट्रैक्ट से पार्टी अपनी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट से वो पार्टी डिस्चार्ज हो जाते हैं। और इस पे बहुत लीडिंग और बड़ा अच्छा सा केस है, पैरा देने वर्सेस जाने, बहुत लीडिंग केस है, जुडिशरी, क्लैट, यूजीसी नेट, सभी जगह ये केस देखने को मिलता है। तो इस केस में बोला गया, बहुत पुराना केस है ये, तो इस केस में बोला गया कि subsequent impossibility is a not a ground of frustration। तो इस केस में मतलब बहुत पहले डिसीजन आया था कि आप सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी पे आप अपनी लाइबिलिटीज डिस्चार्ज नहीं हो सकते, अपनी लाइबिलिटी से आप फ्रस्ट्रेट नहीं हो सकते। बट इस चीज को ओवर रूल कर दिया गया है, मतलब नेक्स्ट आपके जैसे कि केस आते हैं, एक टेलर वर्सेस कॉल्डवेल था, तो उस मतलब टेलर वर्सेस कॉल्डवेल से इस प्रिंसिपल को हटा दिया गया। तो यहाँ पे मैं इस चीजों को और डिस्कस कर ले रहा हूँ। नेक्स्ट आपका स्लाइड है थ्योरी ऑफ, थ्योरी से पहले आप ग्राउंड्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन देखो। तो ग्राउंड्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन को बहुत अच्छे से समझना, ये एग्जाम में बहुत पूछता है। तो पहला ग्राउंड है फ्रस्ट्रेशन का, मतलब कैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो जाएगा, तो यहाँ पे ये ग्राउंड है। तो अच्छे से आप सब समझना। तो पहला ग्राउंड है डिस्ट्रॉय ऑफ सब्जेक्ट मैटर, मतलब कि पार्टी ने जिस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट किया था, अगर वो सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो जाता है तो पार्टी भी अपनी अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो इसका सबसे पहला केस है टेलर वर्सेस कॉल्डवेल, मतलब कि इंग्लिश लॉ में डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के ऊपर ये पहला केस है, टेलर वर्सेस कॉल्डवेल। ये कब आया था? 1863 में। इसके जज कौन थे? ब्लैकबर्न। आप इन सारी चीजों को लर्न रखोगे। तो इसमें क्या था कि एक संगीत हॉल, मतलब एक संगीत हॉल था, मतलब आप समझ सकते हो कि जहाँ पे पार्टी वार्टी होती है, तो संगीत हॉल था, तो वहाँ पे गाने वाने या फंक्शन का प्रोग्राम था, तो वही संगीत हॉल ही मतलब डिस्ट्रॉय हो गया जल करके। तो जब संगीत हॉल ही डिस्ट्रॉय हो गया जल करके, तो वहाँ पे कैसे मतलब फंक्शन हो सकता था, मतलब फंक्शन होना इम्पॉसिबल हो गया था, क्योंकि वो संगीत हॉल ही नहीं बचा, वो डिस्ट्रॉय हो गया जल करके। तो इसलिए पार्टी अपनी अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो गए थे। तो यहाँ पे मैंने केस को मेंशन, मतलब पूरे डिटेल में मेंशन नहीं किया, बट मैंने आपको समझा दिया, आप अपने तरीके से लिख लेना। इसके बाद है नॉन अकुरेंस
कंटेम्पलेटेड इवेंट, मतलब कि जिस इवेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया था वो इवेंट अगर नहीं होता है तो भी पार्टी अपनी अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाते हैं। जैसे कि क्रेल वर्सेस हेनरी इसका सबसे लीडिंग केस है। तो इसमें क्या हुआ था कि एक राजा का जुलूस आने वाला था, तो उस राजा के जुलूस को देखने के लिए एक आदमी ने कई सारे रूम को रेंट पे लिया था। बट राजा इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि उन्हें डिसीज की, मतलब फीवर वीवर हो गया, डिसीज प्रॉब्लम की वजह से वो नहीं आ पाए। तो अगर वो आ ही नहीं पाए, मतलब वो इवेंट हैपन ही नहीं हो रहा है, तो जो रूम लिया था वो बोला कि नहीं, जिस इवेंट के लिए मैंने रूम लिया था वो इवेंट हैपन ही नहीं हो रहा है, इसलिए मैं अपनी लाइबिलिटी डिस्चार्ज हो गया। तो नॉन ऑकरेंस के बिहाफ पे पहली बार पार्टी अपनी लाइबिलिटी डिस्चार्ज हुई थी, तो उसका केस है क्रेल वर्सेस हेनरी। मतलब जिस इवेंट के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, अगर वो इवेंट होना इम्पॉसिबल हो जाता है तो भी पार्टी अपनी अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाता है। ये भी बहुत अच्छा केस है, आप सब पढ़ना इसे भी। नेक्स्ट है चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट की परिस्थितियों में परिवर्तन की वजह से भी पार्टी अपनी अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाते हैं। नेक्स्ट है डेथ और इनकैपेसिटी ऑफ पार्टी। अब जिस पार्टी के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, अगर उस पार्टी की डेथ हो गई तो भी आप अपनी लाइबिलिटी डिस्चार्ज हो गए, या उस पार्टी में कोई इनकैपेसिटी आ गई, कोई डिसेबिलिटी आ गई, तो भी आप अपनी लाइबिलिटी डिस्चार्ज हो जाते हो। तो इसके इसके ऊपर सबसे लीडिंग केस है रॉबिन्सन वर्सेस डेविडसन। तो इस केस में क्या हुआ था कि अ, यहाँ पे पार्टी ने एक पियानो मतलब बजाने वाले को हायर किया। बट जिस दिन पियानो मतलब बजाना था, जिस दिन मतलब फंक्शन था, उस दिन उसे मतलब फीवर ईवर आ गया, जिसकी वजह से वो नहीं आ पाई। तो ये बताया गया कि इट इज़ अ इनकैपेसिटी, मतलब किसी इनकैपेसिटी बताया गया, और पार्टी अपनी अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो गए। तो ये रहा केस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट केस है, इसे भी आप सब पढ़ना। तो ये आपका पियानो वाला हो गया, ये हो गया राजा के जुलूस वाला, ये था आपका संगीत हॉल का डिस्ट्रॉय होना। बस एक एक कीवर्ड ऐसे ही लिख लेना जिससे कि आपको पूरा लिखना ना पड़े, और आप इन्हीं कीवर्ड के बेस पे अपने आंसर को इलेबोरेट कर ले जाओगे। नेक्स्ट है चेंज इन लॉ, मतलब कि गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन और लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन। मतलब मान लो आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया और उस कॉन्ट्रैक्ट में गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन होता है, तो भी पार्टी अपनी अपनी लाइबिलिटी डिस्चार्ज होता हो जाता है। जैसे कि होता क्या है कि जब मान लो आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया प्रेजेंट टाइप के लॉ के बिहाफ पे, अब मान लेते हैं कि जिस लॉ पे आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो लॉ ही नहीं रहा, या उस लॉ में अमेंडमेंट हो गया हो, या उस लॉ को वाइड डिक्लेयर कर दिया गया, तो भी पार्टी अपनी अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएंगे। नेक्स्ट है इंटरवेंशन ऑफ वार। जैसे आपने आपने किसी कंट्री के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, मान लो वार स्टार्ट हो गया, या उस कंट्री से वार होने लगा, तो इन सभी कंडीशन में भी पार्टी अपनी अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद आप सबका आता है थ्योरीज ऑफ फ्रस्ट्रेशन। तो पहला है थ्योरी ऑफ इम्प्लाइड टर्म, मतलब इसके चार थ्योरी हैं। तो पहला थ्योरी है थ्योरी ऑफ इम्प्लाइड टर्म, दूसरा थ्योरी है डिसअपियरेंस ऑफ द फाउंडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एंड तीसरा नंबर है थ्योरी ऑफ जस्ट एंड रीजनेबल सॉल्यूशन, एंड चौथा है चेंज इन द ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज। तो यहाँ पे मैं एक एक को समझा देता हूँ। तो थ्योरी ऑफ इम्प्लाइड टर्म का मतलब कि आपने जिस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट किया था, मतलब वो प्रॉपर तरीके से एक्सप्रेस नहीं किया गया था, तो कोर्ट को ऐसा लगता है कि इस बिहाफ पे हम इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्सिबल नहीं करा सकते, या इन्फोर्सिबल कराना जरूरी नहीं है, तो कोर्ट पार्टी को डिस्चार्ज कर सकता है। तो यहाँ पे ब्लैकबर्न ने बड़ा अच्छा एक स्टेटमेंट दिया, लॉर्ड ब्लैकबर्न ये रहे, कहा कि इट इज टू प्रिंसिपल फॉर no court has absolving power but can infer from the nature of the contract and surrounding circumstances that a condition which was not expressed was a foundation on which the party of contract। मतलब एक तरीके से पार्टी ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया तो बिल्कुल क्लियर नहीं था, कहीं पे कोई कंफ्यूजन समझ में आ रही, तो जज का एक तरीके से पावर होता है कि उस चीज को उस चीज से पार्टी को डिस्चार्ज कर दे। नेक्स्ट है डिसअपियरेंस ऑफ द फाउंडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि जिस बेस पे आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वही बेस ही नहीं रह गया, वो बेस ही विलुप्त हो गया। डिसअपियरेंस मतलब कि जिस पे आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, मतलब जिस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो रही नहीं गया, वही विलुप्त हो गया, वही डिस्ट्रॉय हो गया, तो भी पार्टी अपनी अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाते हैं।
एंड थर्ड है थ्योरी ऑफ जस्ट एंड रीजनेबल सॉल्यूशन। थ्योरी ऑफ जस्ट एंड रीजनेबल सॉल्यूशन मतलब हुआ कि ये जज की डिस्क्रिशनरी पावर होती है कि किस कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी को कोर्ट डिस्चार्ज कर सकता है। तो ये प्रिंसिपल आया था या ये प्रिंसिपल प्रोपाउंड किया गया था ब्रिटिश मोविटेंस लिमिटेड वर्सेस लंदन डिस्ट्रिक्ट सिनेमा लिमिटेड। मतलब कि इस वाले केस में इस प्रिंसिपल को लाया गया था। तो थ्योरी ऑफ जस्ट एंड रीजनेबल सॉल्यूशन का सीधा सा मतलब हो गया कि कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, सर्कमस्टेंसेस फैक्ट्स को देखने के बाद, पढ़ने के बाद वो किसी चीज को वाइड डिक्लेयर या वाइड डिक्लेयर करके पार्टी को लाइबिलिटी से डिस्चार्ज कर सकता है। एंड नेक्स्ट है चेंज इन द ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टी। मतलब जब पार्टी के उत्तरदायित्व में परिवर्तन हो जाता है तो भी पार्टी अपने लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाती है। इसके बाद एक्सेप्शन, इसके तीन एक्सेप्शन है। पहला है नो फ्रस्ट्रेशन ऑफ एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब सेक्शन 56 के बिहाफ पे एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट के केस में फ्रस्ट्रेशन अप्लाई नहीं होगा, पहला प्रिंसिपल। दूसरा प्रिंसिपल है मेरे लाइकली डिले इन परफॉर्मेंस नो फ्रस्ट्रेशन। मतलब कि किसी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने में डिले हो रहा है तो डिले को ग्राउंड बना करके आप उस कॉन्ट्रैक्ट को फ्रस्ट्रेट या इम्पॉसिबल नहीं करा सकते। नेक्स्ट कॉमर्शियल डिफिकल्टी एंड बार्गन डज नॉट मेरे इम्पॉसिबिलिटी। मतलब कि कॉमर्शियल डिफिकल्टी की वजह से आप फ्रस्ट्रेशन उस कॉन्ट्रैक्ट को फ्रस्ट्रेट नहीं करा सकते। इसके बाद एक्सेप्शन हो गया। एंड नेक्स्ट है आपका अब जो डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन की इंडिया में क्या पोजीशन है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे आप सब देख सकते हो कि डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन इन इंडिया इन्फ्लुएंस्ड बाय इंग्लिश लॉ। मतलब मैंने पहले बताया था रोमन लॉ में ये प्रिंसिपल आया, रोमन लॉ से इंग्लिश लॉ में लिया गया और इंग्लिश लॉ से इंडियन मतलब इंडिया लॉ में आया। तो यहाँ मैंने लिख दिया है इंडिया फ्रस्ट्रेशन इन इंडिया इन्फ्लुएंस्ड बाय इंग्लिश लॉ। मतलब इंडिया में जो डॉक्ट्राइन है वो इंग्लिश लॉ का डॉक्ट्राइन है। अब इम्पॉसिबिलिटी प्रिंसिपल को दो सेक्शन में बताया गया, बहुत अच्छे ध्यान में रखना। सेक्शन 56 एंड सेक्शन 36। पहले हम 56 देखते हैं फिर सेक्शन 36 देखते हैं। तो यहाँ पे आप सब देख सकते हो कि सेक्शन 56 कहता है एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। मतलब ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो कि इम्पॉसिबल एक्ट को करने के रिगार्डिंग है तो ऐसा एग्रीमेंट ऑटोमेटिक मतलब इटसेल्फ वॉइड होगा। फिर यहाँ पे क्या, बाकी यहाँ पे जैसे मैंने जो पहला पैरा एग्रीमेंट के रिगार्डिंग है वो मैंने आपको इनिशियल पॉसिबिलिटी है वो मैंने समझा ही दिया है। दूसरा आपका कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद किसी चीज को परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो गया तो ये भी मैंने आपको समझा दिया था। एंड तीसरा पैरा बड़ा अच्छा पैरा है, इसे आप थोड़ा अच्छे समझना। तीसरा पैरा क्या मतलब, तीसरा पैरा डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन का एक्सेप्शन है। मैंने यहाँ पे देखो लिखा भी है कि इट इज एन एक्सेप्शन। तो थर्ड पैरा 56 का एक्सेप्शन है। यहाँ पे ये कहता है कि अगर कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट होने के पहले उसके नेचर को जान रहा था या अपने रीजनेबल डिलीजेंस से जान सकता था कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा या अनलॉफुल। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल या अनलॉफुल हो जाएगा तो वो पार्टी लॉस देने की मतलब लॉस देने के लिए कंपनसेट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट को मतलब नॉन परफॉर्मेंस के लिए कंपनसेशन देना पड़ेगा। जैसे एक बार मैं फिर से आप सबको समझा देता हूँ। थर्ड पैरा सिर्फ इतना ही कह रहा है कि अगर दोनों पक्षकार में से किसी भी एक पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट के फ्यूचर में इम्पॉसिबल होने का पता था या फ्यूचर में अनलॉफुल हो जाने का पता था और फिर भी कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है तो उस पार्टी को कंपनसेशन देना पड़ेगा। किसको देगा? जिसे लॉस हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट आप सबका प्रिंसिपल आ जाता है सेक्शन 36। सेक्शन 36 में क्या बताया गया है कि एग्रीमेंट कंटिजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट वाइड। मतलब कि आपने ऐसा एग्रीमेंट किया, मतलब एक ऐसा कंटिजेंट एग्रीमेंट किया जो कि इम्पॉसिबल इवेंट पे बेस है तो भी वो वाइड हो जाएगा। तो सेक्शन 56 एंड 36 को थोड़ा अच्छे समझना। 56 में जो एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट वाइड होता है वो पार्टी के एक्ट के थ्रू वाइड होता है। मतलब पार्टी एक्ट नहीं कर पाते इसलिए वाइड होता है। बट सेक्शन 36 में कोई एग्रीमेंट इसलिए वाइड हो रहा है क्योंकि वो इवेंट का होना इम्पॉसिबल हो गया। तो सेक्शन 36 बहुत लिमिटेड है। मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ देखो यहाँ पे मैंने मार्क किया है, मार्क कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो सिर्फ और सिर्फ एग्रीमेंट वाइड हो रहा है ना,
बट सेक्शन 56 में एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट दोनों चीजें वाइड होती है, ठीक है। इसलिए वहां पे इनिशियल एंड सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी थी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी है। मतलब यहाँ पे जो इवेंट, यहाँ पे जो एग्रीमेंट वाइड होता है वो इवेंट के इम्पॉसिबल होने की वजह से वाइड हो जाता है, बट वहां पे ऐसा नहीं था। वहां पे पार्टी अपने कार्य को नहीं कर पाते किसी भी रीजन की वजह से, मतलब एक्ट ऑफ पार्टी की वजह से वहां पे वाइड हो रहा था 56 में, बट 36 में इवेंट की वजह से कोई एग्रीमेंट वाइड हो रहा है। इसका एक एग्जांपल है, ए एग्री टू पे बी 1000 रुपीज इफ बी मैरी एज डॉटर। मतलब ए ने बी से कहा मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगा अगर तुम ए की मतलब मेरे डॉटर से मैरिज कर लोगे। तो उस टाइम जो ए की डॉटर थी वो सी थी, और सी ऑन द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, मतलब जब एग्रीमेंट हो रहा था तो उस टाइम वो मतलब कि मर चुकी थी, मतलब वो जिंदा ही नहीं थी एक तरीके से। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि एग्रीमेंट के टाइम ही अगर वो लड़की मर चुकी है तो उस चीज के रिगार्डिंग एग्रीमेंट करना वाइड होता है ना। तो ये चीज या ये एग्रीमेंट एक तरीके से